हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी से क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी से रहेगा आपका 70 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। जैसे आपके एग्जाम में रहता है वैसे ही आपको हम इस प्रकार से सिलेक्ट करके लाए हुए पूरे बुक से, पूरे चैप्टर से, पूरे आपका जो किताब है पूरा किताब का निचोड़ ला दिए हुए, उसमें से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 70 ही सब आपको ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं जो आपको इतना ही पढ़ना है। तो चलिए इस आपको 70 ऑब्जेक्टिव को एक एक करके आपको पढ़ते हुए चलिए। सबसे पहला प्रश्न है कि गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? गुणसूत्र जो होती है वो मनुष्य में अलग होती है, आपका जो पुरुष होती है नर और नारी दोनों में अलग अलग होती है। उसमें क्या विशेषता है वही बताना है। वह ए में दिया हुआ है, क्या ए में दिया हुआ है कि आनुवांशिक सक्रिय होता है, बी में उदासीन होता है, सी में कि आनुवांशिक निष्क्रिय होता है और डी में कि दोनों, यानी बी और सी जो आप देख रहे हैं बी और ये सी दोनों। तो आखिर क्या हो जाएगा कि गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता होती है? गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये आपका होता है आनुवांशिक सक्रिय होता है। ये क्या होता है? ये आनुवांशिक सक्रिय होता है। ये वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब बात बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर, और इसमें है कि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस लिए विख्यात है? जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको बोले तो ये बहुत ज़्यादा MVVI आपका, ये MVVI है। क्या है? MVVI क्वेश्चन है। इसको आपको अलग से याद कर लीजिए। आपका जो मेमोरी होगा ना, भीतर मेमोरी, उसमें इसको सेट कर लीजिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? राइनो के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए, या फिर किसके लिए? या फिर काला बग के लिए? किसके लिए विख्यात है? तो ये जो आपका है क्या ये है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और विख्यात है किसके लिए? तो वह आपका बाघ के लिए विख्यात है। बाघ के लिए, वह बाघ के लिए वह विख्यात है। आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। अगला है आपका 3 नंबर प्रश्न जो है क्या करा 3 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं कि ये देखिए हाइब्रिड वीगर जिसको हम संकर शक्ति बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? किस घटना के कारण होती है? विनिमय के कारण, टाइजेन्मा के कारण, समयुग्मता के कारण, या फिर विषम युग्मता के कारण? किसके कारण होती है? और आप लोग एक बार शेयर जरूर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं मारते, एक बार जरूर आज शेयर कर दीजिए। ज़बरदस्त क्लास चला है। 17 ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर तो बनता है, शेयर कर दीजिए। और एक बार लाइक भी जरूर कर लेंगे, आप लोग लाइक भी कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज़रूर से कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है इसका जो आंसर की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा कि विषम युग्मता के कारण होता है। किसके कारण? विषम युग्मता के कारण। या हाइब्रिड वीगर संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? तो वे विषम युग्मता के कारण होती है। किसके कारण? विषम युग्मता के कारण। याद कर लेना है आपको। आगे आते हैं, देखिए आगे अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए यह प्रश्न 5 नंबर, और इसमें जो है आप कमेंट में भी आंसर भी बताते हुए चलना है ताकि आपको भी लगा कि हाँ हम आंसर बता रहे हैं। 5वां प्रश्न जो कह रहा है, 5वां प्रश्न देखिए कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल जो अपरा होता है वो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सजक में, मनुष्य में, घोड़ा में, या इनमें से सभी में? तो हीमोकोरियल जो अपरा होता है, देखिए अपरा क्या होता है? अपरा से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में आता है कि अपरा की परिभाषा लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हीमोकोरियल अपरा, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि हीमोकोरियल अपरा जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो वो बताइए किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है मनुष्य में, यानी कि ह्यूमन में। ये आपका ह्यूमन में पाया जाता है, पर मनुष्य में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? कौन सा परागणकर्ता है जो कि पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है, यानी कि वो अपनी तरफ खींचा न चलाता है पुष्प की सुगंध से? यानी कि बहुत अच्छा खुशबू आती है, पूरा लगता है यार कितनी अच्छा खुशबू, चलिए उसको देखते हैं कितना अच्छा सुगंध आ रही है। तो कौन सा होता है जो कि परागणकर्ता जो पुष्प की गंध से आकर्षित, अट्रैक्टिव नहीं होता है? वो शलभ होता है, तितली होता है, पक्षी होता है, या फिर चमगादड़ होता है? वो कौन सा होता है जो आकर्षित नहीं होता है? तो वो आपका शलभ है। शलभ जो है वो नाम उसका जो पौधा होता है वही इसको आकर्षित नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? एक एग्जाम्पल दे रहा है मनुष्य में मात्रात्मक जो लक्षण होते हैं वे, उसका एक उदाहरण आपसे बोला जा रहा है। क्या इसका उदाहरण होगा? आँखों का रंग, क्या ये हो जाएगा? या फिर त्वचा का रंग हो जाएगा, या बाल का रंग हो जाएगा, या नाक का आकार हो जाएगा? कमेंट में इसको ज़रूर बताएंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो जवाब हो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण बताए तो इसका उदाहरण आपका त्वचा का रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये त्वचा का रंग, त्वचा का रंग इसका हो जाएगा सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे ये अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न के वह कारक या एजेंट
जो कैंसर पैदा करता है, वह कारक एजेंट जो कि क्या करेगा, कैंसर को पैदा करेगा, क्या करेगा, वह कैंसर को पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं, वह कारक एजेंट जो कैंसर को पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं, या कार्सिनोजिन कहते हैं, या ऑन्कोजीन कहते हैं, या फिर मेटास्टेसिस कहते हैं। वह कारक या एजेंट जो कैंसर को पैदा करे उसे हम क्या कहते हैं, तो हम कार्सिनोजिन कहते हैं, कार्सिनोजिन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहा, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल देखिए क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। न्यूक्लिक अम्ल जो होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन होता है इसका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है कि 10 नंबर प्रश्न में कि एक परितंत्र में पहला ट्रॉफिक असर होता है, एक परितंत्र में जो पहला ट्रॉफिक असर होता है वो कितना होता है, प्राथमिक उत्पाद होता है, द्वितीय उत्पाद होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो ये प्राथमिक उत्पादक ही होता है, क्या होता है वो, प्राथमिक उत्पादक। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। एक कोशिकीय जीन का आपको नाम बताना है जो सक्रिय होने पर, एक्टिव होने पर कैंसर का कारण बन सकता है, कैंसर का वो रूप ले सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑन्कोजीन्स हो जाएगा, आपका प्रोको ऑन्कोजीन्स हो जाएगा, दोनों यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर आगे आइए तो आगे आपका हो जाएगा साइलेंट जीन हो जाएगा। आखिर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं इसका राइट आंसर ये दोनों यानी ए और बी दोनों, ऑन्कोजीन्स और आपका प्रोटो ऑन्कोजीन्स दोनों हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है जीन गण किसकी मदद से जीन को, जो जीन गण होते हैं जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है, इसका प्लाज्मिड, कोजिम्ड, फॉस्मिड्स या सूक्ष्म क्षरों, कौन सा हो जाएगा बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी। तो 12 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका डी वाला ऑप्शन यानी सूक्ष्म क्षरों जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है कि अनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर स्लेवर क्या है। फ्लेवर स्लेवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लेवर स्लेवर जो आप देख रहे हैं ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा आता है। तो इसको आप तो ज़रूर एक अलग से याद जरूर कर लेंगे कि फ्लेवर स्लेवर क्या है, अनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर स्लेवर क्या है। तो ये चावल है, कपास है, आलू है या फिर टमाटर है। तो ये फ्लेवर स्लेवर क्या है, तो फ्लेवर स्लेवर परजीवी टमाटर, इसको आपको परजीवी टमाटर भी दे सकता है और टमाटर है तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न क्या करा चलिए इसको देखते हैं। 14 प्रश्न की संख्या का सीधा पिरामिड, संख्या का जो सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है। संख्या का जो सीधा पिरामिड होता है वो निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है, जल्दी बताएंगे किसमें आखिर अनुपस्थित होगा। वन में, घास स्थल में, झील में या तालाब में, किसमें अनुपस्थित होता है यानी किसमें नहीं होता है। तो वो नहीं होता है वन में, यानी कि वो वन में यानी जंगल में जो होता है वो नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आ जाइए फटाफट से अगला प्रश्न 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित रहते हैं। जो भी शुक्राणु जो होते हैं यानी कि शुक्राणु जानते हैं जो पतला इस प्रकार से होता है जो कि उसको पैर नहीं होता वह तैरता है, यानी कि वो तैरता है, और वीर जो होता है उसमें वह शुक्राणु जो होता है वो तैरता है वीर की सहायता, जिसकी संकलन नहीं होती यानी कि वो उसका अगर कोई पुरुष होता है वो संभोग करता है तो संकलन ही नहीं हो रहा है यानी कि उसका वीर्य बाहर ही नहीं निकला है यानी संतान उत्पत्ति वह नहीं कर सकता, वे पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं। जो संकलन जो होता है जो शुक्राणु होता है वे कहाँ अवशोषित हो जाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वह संभोग कराते हैं, इसमें बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्राणु जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कुछ पहले ही मर जाते हैं यानी कुछ टकरा कर मर जाते हैं और कुछ ही जो 1 से 2 होते हैं जो कि अंदर पहुँच पाते हैं यानी कि गर्भाशय तक। तो क्या हो जाएगा, एब्रेशन कोर्स हो जाएगा, वॉश इफ्रेंस हो जाएगा, शुक्रवाहक हो जाएगा या फिर इजाकुलेटरी नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आखिर इसमें से बता दीजिए कमेंट में। तो इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन यानी कि शुक्रवाहक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपका 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न में क्या करा है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। जो संयोजी ऊतक होते हैं वह किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं, एंडोस्पिसोडर्म से बनते हैं या फिर एंडोडर्म से बनते हैं। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, जो आपका संयोजी ऊतक होते हैं वे मेसोडर्म से बनते हैं। संयोजी ऊतक मेसोडर्म से, ये मेसोडर्म से बनते हैं।
आगे आते हैं, आगे देखिए अब अगला प्रश्न पर देखिए, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18वां प्रश्न है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है वह कैसा होता है। एसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, मेटोसेंट्रिक होता है या फिर टीरोसेंट्रिक होता है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र कैसा गुणसूत्र है। एक्स गुणसूत्र जो है आपका ये मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। बढ़ते हैं आगे 19वां प्रश्न पर कि आपका एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स जो है वह निम्नलिखित में से किसका नाम है। लिंग गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र का, गुणसूत्र प्रसूजन का या फिर काइनेटोकोर का। एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें से। इसमें जवाब आपको हो जाएगा कि लिंग गुणसूत्र का, वो लिंग गुणसूत्र का नाम है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आप शेयर भी कर दीजिए, फटाफट से आप लोग शेयर मारिए। जो भी नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है योद्धा क्लासेस, उसको भी जाकर जल्दी जाइए आप लोग इसको सब्सक्राइब करके आप लोग आ जाइए। और चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका लिंग गुणसूत्र, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाइए 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। 20 नंबर जो प्रश्न है कि 20वां प्रश्न में इसको पढ़िए कि एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में, प्लेनेरिया में, फिरताक्रीमी में या फिर हाइड्रा में। एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो एंडोगैमी जो होता है वो आपका हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें, हाइड्रा में। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न के मध चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। जो मध चक्र होता है वो किसमें पाया जाता है। या तो हो सकता है मनुष्य में पाया जाएगा या फिर जानवर जैसे बंदर, गाय, हाथी, घोड़ा इसमें पाया जाएगा। तो इसमें मध चक्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है। मनुष्य में, बंदर में, गाय में या इनमें से सभी में। तो जो मध चक्र होता है वो सी में वाला ऑप्शन यानी कि वह गाय में पाया जाता है। वो मध चक्र गाय में पाया जाता है, यानी ये जो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22वां प्रश्न है कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए कहाँ जो उद्यान होता है, जो भी मशीन होते हुए कहाँ स्थित होते हैं, यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसको आप एक अलग से याद जरूर कर लेंगे, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका कमेंट में, क्या हो जाएगा बताइए इसका कमेंट में क्या हो जाएगा। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन दिया है गुजरात, बी में राजस्थान, सी में उत्तर प्रदेश और डी में मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित की बात करें कहाँ है, तो वह कहाँ है, राजस्थान में है। वो कहाँ है, वो राजस्थान में, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। स्थानिक पौधा यानी एक जगह ही रहने वाला स्थानिक पौधा इनमें से कौन है। रिक्सिया डिस्कर ये पौधा होता है, ये क्या है। या फिर मार्केसेनिया पॉलीमोर्फा या फिर साइनोडोडिन डेक्टोलिलोन या फिर निफेंथिस खर्सियाना। कौन सा देख सकते हैं आप, अजीब अजीब नाम है पौधा का। पौधा का आप तो सुने भी नहीं होंगे कभी के नाम कि ऐसा पौधा होता है। यानी इनमें कौन स्थानिक पौधा है। तो इसमें से आपका स्थानिक पौधा ये आपका निफेंथिस खर्सियाना, ये बहुत बार 2 से 3 बार ये आया हुआ है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए आपको याद करना तो बनता ही बनता है। आइए अब 24वां प्रश्न है, इसको उड़ाइए, फटाफट से उड़ाइए। इसको आपको उड़ाना है, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ही आपको इसको उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है आपको उड़ाना है कि देखिए ऐसे उड़ाना है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त ब्रह्मा गुणसूत्र डीएनए क्या है। जैसे ही पता लगी जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त ब्रह्मा गुणसूत्र डीएनए क्या है, तो फटाफट से आपको मार देना है कि ये प्लाजिम्ड है। क्या है, ये प्लाजिम्ड है। ट्रांसपोजन नहीं होगा, आपका डिट्रोन नहीं होगा, एक्सॉन नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, यानी सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25वां प्रश्न है, देखिए इसको 25वां प्रश्न पर जल्दी देखिए। 25वां प्रश्न है टिया प्लाजिम्ड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को क्याक्लिप करता है। टिया जो प्लाजिम्ड होता है वह निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं, किसको सेल्स को क्याक्लिप करता है, यानी अपने में उसको छींक लेता है। तो आपका जीवाणु का, विषाणु का, पौधा का या जंतुओं का, क्या हो जाएगा इसमें से किसका आखिर। तो बताइए जल्दी कमेंट में, जिसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि वह पौधा को यानी प्लांट्स को वह क्या करता है, क्रियांत्रित कर देता है। आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। 26वां प्रश्न कह रहा है कि 26वां प्रश्न है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है। जो भी पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं वो किसमें उपयोगी, किसमें यूजफुल होती है, किसके काम आती है। तो वो प्रोटीन संश्लेषण में आती है, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में आती है, या डीएनए संश्लेषण में आती है, या डीएनए प्रवर्धन में आती है। तो वो किस में आती है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं वो किस में उपयोगी होते हैं। तो वो किसमें उपयोगी होते हैं, तो वह हमेशा से डीएनए प्रवर्धन में उपयोगी होते हैं, डीएनए प्रवर्धन में। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका 27 नंबर प्रश्न को देखिए कि कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा आपका बोगनविलिया के कांटे क्या है। कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा बोगनविलिया के कांटे क्या है। समजात अंग है, अवशेषीय अंग है, असमजात अंग है, या दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर क्या हो जाएंगे इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, समजात अंग है, यानी कि ये कुकुरबिटा के ट्रेंडिस तथा बोगनविलिया के जो कांटे हैं समजात अंग है। नाम भी इसमें बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत अजीब अजीब ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, देखिए कि डार्विन के फ्रेंच क्या दर्शाते हैं। डार्विन के जो फ्रेंच होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। प्राकृतिक चयन, समांतर विकास, अनुरूपता या अनुकूलीकरण। क्या दर्शाते हैं कि डार्विन के फ्रेंच क्या दर्शाते हैं, तो वे हमेशा से क्या यही दर्शाते हैं कि वे अनुकूलीकरण में क्या है, अनुकूलीकरण। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न में ऑर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजकरी होता है। तो जो ऑर्कियोप्टेरिक्स जो जीवाश्म पक्षी होता है वो किसके बीच का योजकरी होता है। वो योजकरी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसके यही आपसे पूछा जा रहा है, कैसे बताना है कि उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के हैं, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के हैं, उभयचर तथा पक्षी वर्ग के हैं, या मत्स्य तथा उभयचर वर्ग के हैं। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि ये सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं आगे आइए अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न में जो है देखिए इसको कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। इसमें द्विसंकर स्थिति आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी और आपका 3 जो होता है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और 2 आपका क्या हो जाएगा स्मॉल आर है। या फिर बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका 2 स्मॉल टी, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। या फिर आपका ये सी में दिया हुआ है कि एक आपका कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक आपका कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 में दिया हुआ है कि दोनों आपका जो है स्मॉल टी है, दोनों आपका क्या है कि ये स्मॉल आर है। तो इसमें से क्या हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर, तो इसका सी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक आपका कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, यही आपका हो जाएगा आंसर। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे ये 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा, जब जीन होता है उसको विभिन्न रूप, बहुत सारे रूप होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है। पूरक जीन, विषम युग्मज, संपूरक जीन या फिर युग्म विकल्पी। क्या नाम दिया गया है उसको दिया गया है नाम युग्म विकल्पी। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपको 32 नंबर प्रश्न है, टैप्टल कोशिका क्या दर्शाती है। देखिए इसमें टैप्टल जो कोशिका होती है वो क्या दर्शाती है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटेटिस विभाजन या एंडोमाइटेटिस तथा बहुगुणिता। टैप्टल जो कोशिका होती है वो क्या दर्शाती है, जल्दी बताएंगे। तो टैप्टल जो कोशिका होगी वो हमेशा से एंडोमाइटेटिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि 33 नंबर में पढ़िए और आंसर लगाइए कि भ्रूणकोश किससे बनता है। भ्रूणकोश जो होता है वह किससे बनता है। गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्मोद्भिद से या फिर मादा युग्मक से। भ्रूणकोश जो होता है वह किससे बनता है, किससे निर्माण होता है, तो उसका निर्माण होता है गुरु बीजाणु से। किससे, गुरु बीजाणु से उसका निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 34 नंबर प्रश्न में यही आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। स्थानांतरण आरएनए जो होता है वो इनमें से क्या पाया जाता है। आरंभ कूट पाया जाता है, पथिर कूट पाया जाता है, समापन कूट पाया जाता है या फिर विरोधी कूट पाया जाता है। बता दीजिए कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है उसमें से। तो आपका जो स्थानांतरण आरएनए होता है इनमें से आपका विरोधी कूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है उनको, इनमें से आपका विरोधी कूट का विरोधी जो कूट होगा वो आपको पाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए आपको 35 नंबर प्रश्न देखिए कि रिवर्स क्या है इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वह क्या है, जल्दी हमें कमेंट करके बता दें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आखिर क्या हो जाएगा कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा कि आरएनए निर्भर एवं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न के ओपेरॉन का एक जीन जो रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है, क्या बना रहा है वो? ओपेरॉन का एक जीन है जो कि रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है, उसे हम क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं उसे? हम ऑपरेटर कहते हैं, प्रमोटर जीन कहते हैं, रेगुलेटर जीन कहते हैं और संस्थापक जीन कहते हैं। देखिए ऑपरेटर जीन ये भी आपका MVVI है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। प्रमोटर जीन ये भी आपका MVVI, यानी इस समझ के लिए आपका रेगुलेटर जितना भी जीन होता है वो आपका MVVI समझिए, बहुत मोस्ट PVI है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि देखिए इसको कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? टेटनस द्वारा जो उत्पन्न जो विष होगा, जो जहर होता है, वो किसे प्रभावित करता है? जबड़े की हड्डियों को प्रभावित करेगा, या स्वैच्छिक को प्रभावित करेगा, या अनैच्छिक मांसपेशियों को, या दो तथा मांसपेशियों को, सब दो से ज़्यादा अधिक भी मांसपेशियों, किसको ये प्रभावित किसको करता है? तो ये प्रभावित करता है स्वैच्छिक को, ये स्वैच्छिक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या करा है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न पर देखिए कि एड्स विषाणु में क्या रहता है? देखिए कि एड्स जो विषाणु होता है उसमें क्या रहता है? एक कुंडलिनी RNA, द्विकुंडलिनी RNA, एक कुंडलिनी DNA, द्विकुंडलिनी DNA। एड्स विषाणु में क्या रहता है? तो एड्स विषाणु में ये एक कुंडलिनी RNA आता है, एक कुंडलिनी आपका RNA, ये वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये 39 नंबर की, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तंबाकू की जो लत होती है वह किसके कारण से होती है? कैफीन के कारण से, हिस्टामिन के कारण से, कोकेन के कारण से, या फिर निकोटीन के कारण से? तंबाकू की जो लत होती है वह किसके कारण से लगती है या होती है? तो वह हमेशा से निकोटीन के कारण से लगती है। किसके कारण से लगती है? तो वह हमेशा से निकोटीन के कारण से लगती है, निकोटीन के कारण से। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न, घरेलू कचरा किस प्रकार के निकोटीन प्रदूषण का गठन करता है? जो भी घरेलू कचरा होता है वो किस प्रकार के निकोटीन प्रदूषण का गठन करता है? वायु प्रदूषण का, बहिर्स्राव का, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का, या अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का? घरेलू कचरा किस प्रकार के निकोटीन का प्रदूषण करता है? तो घरेलू जो कचरा होता है वो हमेशा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का क्या करता है? प्रदूषण को सूचित करता है। 41 नंबर प्रश्न करा के देखिए, निम्नलिखित में कौन जल का समान संकेतक जीव है? निम्नलिखित में से कौन, देखिए इसको के निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है? कोलेरा विब्रियोई, ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, एंटीबायोटिक हिस्टालिटिका। निम्नलिखित में से कौन है जो जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है? जल प्रदूषक की बात करें तो ये ई कोलाई हो जाएगा। ई कोलाई, जब भी जल प्रदूषक की बात होगा तो ये आपका ई कोलाई ऑप्शन में दिख जाएगा। ई कोलाई को आपको मार देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर में बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक जो है वह क्या है? बॉम्बे डक क्या है? तो झींगा है, मछली है, जलीय पक्षी है, समुद्री घोंघा है। आखिर ये बॉम्बे डक है क्या? कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे बॉम्बे डक क्या है। तो बॉम्बे डक एक प्रकार का ये मछली है। देखिए मछली बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन इसमें ये आपका एक बॉम्बे डक भी है जो ये भी एक प्रकार का मछली ही है। आते हैं अगला प्रश्न जो 43 नंबर पर है। 43 नंबर प्रश्न है कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति क्या है? कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति आपका रतन तथा प्रोटीना, इनमें से किसकी किस्में है? किस्में है कि लाइसिन के प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना, इनमें से किसकी किस्में है? चावल की, गेहूं की, कपास की, मक्का की? किसकी है कीर्ति बताइए? तो इसकी आपको मक्का की कीर्ति है, मक्का की कीर्ति है, मक्का की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पर आते हैं 44 नंबर प्रश्न। देखिए कि बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? जो बैल का जो वीर्य देखते होंगे, क्योंकि वीर्य तो सभी का होता है। वीर्य नहीं हुआ तो आपका संतान उत्पन्न नहीं होगा, संतान उत्पन्न नहीं होगा तो आपकी जो वृद्धि होगी वो कैसे बढ़ेगी? तो बैल का जो वीर्य होता है किसमें संचित होता है? जो आपको जानते हो कि जो मानव का जो वीर्य होता है वह शिश्न में रहता है, तो इसमें बैल का जो वीर्य होता है वो किसमें संचित रहता है? तरल नाइट्रोजन में, तरल कार्बन डाइऑक्साइड में, बर्फ में, या इनमें से कोई नहीं? बैल का जो वीर्य होता है वो किसमें संचित रहता है? तो बैल का वीर्य जो होता है वो हमेशा तरल नाइट्रोजन में, यानी ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में वो हमेशा संचित रहता है। 45 नंबर प्रश्न के रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के जो धागा होता है इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? कीरोटीन होता है, एल्यूमिन होता है, फ्यूरोइन होता है, या दोनों, यानी बी और सी दोनों? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में ये फ्यूरोइन होता है, फ्यूरोइन। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या करा है 46 नंबर प्रश्न में है कि लेडी कोशिका क्या स्रावित करती है? लेडी जो कोशिकाएं होगी वह क्या स्रावित करती है?
टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ओरेस्टेरोन या कोलेस्टेरोन। लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? जो लेडी कोशिकाएं होती है वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। टेस्टोस्टेरोन, लेडी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। 47वां प्रश्न है कि मुखी गर्भनिरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? मुखी जो गर्भनिरोधक होता है वो निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? एस्ट्रोजन तथा वृद्धि हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन का या एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का? किसका बना होता है? तो वो हमेशा से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का बना होता है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 48 नंबर जो कह रहा है 48 नंबर में कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैड्रिक स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? डीएनए जो प्रतिकरण के दौरान जो लैड्रिक स्ट्रैंड होता है उसका निर्माण कैसे होता है? लगातार संतत या असंत या छोटे खंडों में या दोनों, बी और सी दोनों में। तो कैसे होता है? तो ये होता है आपका, ये कैसे होता है? तो ये असंतत होता है, असंतत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन के फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम उत्परिवर्तन विस्थापन कैसे होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो जब बेस का विलोपन या निषेचन होता है, जब बेस का निवेशन होता है, या जब बेस का विलोपन होता है, या जब फॉस्फेट जुड़ता है। तो फ्रेम जो विस्थापन उत्परिवर्तन होता है ये होता है जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। आते हैं अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है नोबेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? नोबेल जो परिकल्पना थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कीकर के द्वारा, नीरेनबर्ग के द्वारा, हॉले के द्वारा या खुराना के द्वारा? कौन से वैज्ञानिक थे जिसके कारण नोबेल परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो वह किसके द्वारा? वह क्रिक के द्वारा की गई थी। क्रिक के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर की। 51 और जो बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी का पतन का कारण कौन है? आरबीसी बताइए कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? और सैनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन से, अमोनिया या फिर सल्फर यौगिक है? कौन है आपका आरबीसी के पतन का कारण? आरबीसी के पतन का कारण जो और सैनिक यौगिक है। कौन है? और सैनिक यौगिक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 52 नंबर। इसमें जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन जो होता है वो किससे बनता है? हाइड्रीला से, जलकुंभी से, आपका ट्रापरा से, या फिर आपका प्लेटोनिक शैवाल से? जल प्रस्फुटन जो होता है वो किससे बनता है? किससे उसका निर्माण होता है? तो वह किससे बनता है? तो वह बनता है आपका प्लेटोनिक शैवाल से। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। आते हैं अगला प्रश्न पर। 53 नंबर प्रश्न है मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? गलन से, अपक्षय से, मृदा जनन से, या दोनों, बी और सी दोनों? मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? मिट्टी का निर्माण की बात करें तो ये हमेशा इस प्रक्रिया से होगा। जल्दी बताइए कमेंट में, मिट्टी का जो निर्माण होता है वह किस प्रक्रिया से होता है? तो मिट्टी का निर्माण यह हमेशा से और दोनों यानी बी और सी दोनों, ये आपका मृदा जनन और ये आपका अपक्षय और आपका ये मृदा जनन दोनों से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44वां प्रश्न है जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? तैरते हुए पत्ते हैं, एरनकाइमा है, डूबे हुए पत्ते हैं, या अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम है? जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? तो जलोद्भिद की जो एक विशेषता है वो है आपका एरनकाइमा। एरनकाइमा इसकी विशेषता है। बढ़ते हैं 55वां प्रश्न है। 55वां प्रश्न पर है कि फफूंदी हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं? फफूंदी हाइफी जो अंतरकोशिकीय होते हैं किस में रहते हैं? एक्टोमाइकोराइजा में, वीए में, या फिर एंडोमाइक्रोजा में, या इनमें से कोई नहीं? वो किस में रहते हैं? फफूंदी हाइफी जो ये कोशिका है तो यह हमेशा से रहती है एक्टोमाइकोरोजा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। और इसमें कह रहा है कि प्लियोट्रोपेजीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपेजीन होता है वह कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? विभिन्न जीन प्रारूप, विभिन्न लक्षण प्रारूप, एक जीन प्रारूप, या एक लक्षण प्रारूप? प्लियोट्रोपेजीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो प्लियोट्रोपेजीन जीन होता है वह विभिन्न लक्षण प्रारूप दिखाता है। सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न चला है। तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा? निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव जो होगा वह कैसा होगा? और डबल आर डबल वाई, या फिर एक का आपका कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, और आपका ये दो कैपिटल आर, या फिर किस कैसा होगा? तो ये आपसे पूछा जाता है। ये आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर।
आइए अगला प्रश्न पर 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। नदी, डॉल्फिन, गैंगस्टिक शार्क, दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो जलीय पशु की बात करें, राष्ट्रीय जलीय पशु, तो ये आपका हो जाएगा नदी डॉल्फिन। नदी डॉल्फिन जो है यही आपका राष्ट्रीय जलीय पशु है। आते हैं आपका देखिए 59वां प्रश्न में, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। इन सीटू संरक्षण के जो अंतर्गत कौन सा है जो शामिल नहीं है। जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र, वनस्पतिक प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कौन है जो नहीं है इसमें से। तो इसमें से आपका वानस्पतिक प्राणी उद्यान जो है यही नहीं है। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर जो प्रश्न है कि आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या है। आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या है। पैक्टिनेज एंजाइम है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, पॉलीमरेज एंजाइम है या लाइगेज एंजाइम है। आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एसआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है या फिर जो एससीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। रेट्रोवायरस, रोटो विषाणु, अर्बो विषाणु या फिर पत्रो विषाणु। क्या हो जाएगा इसमें से आपका ये हो जाएगा रेट्रो विषाणु। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आ रही है अब अगले प्रश्न पर 62वां प्रश्न है। देखिए 62वां प्रश्न है कि कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है। कौन सा जो है मनुष्य में जो है अवशेषी अंग है। निक्टिटैटिंग झिल्ली, पूंछ, कैसेरू, अकल चह, इनमें से सभी कि इसका क्या हो जाएगा। इसमें सभी यानी कि इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे आइए अगला प्रश्न आते हैं 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, पीसीआर में प्रयुक्त टीएक्यू पॉलीमरेज का स्रोत कौन है। पीसीआर में जो प्रयुक्त टीएक्यू का स्रोत कौन है। थर्मोफिलिक कवक, थर्मोफिलिक जीवाणु, मेसोफिलिक कवक या हेमोफिलिक जीवाणु। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थर्मोफिलिक जीवाणु। आते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर जो प्रश्न है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। राइजोबियम लेंगुसेरम का, इकोली का या फिर सच्चीमाइसिस पैटोनिसिस का या फिर माइकोबैक्टीरियम का। किसका प्रयोग किया जाता है, किसका बताइए। तो ये किया जाता है आपका इकोलाई का प्रयोग किया जाता है, इकोलाई का। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76 नंबर आपका 76वां प्रश्न है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का जो विचार था वह किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा, हुगो ड्यूबिज के द्वारा, हॉवर्ड स्पेंसर के द्वारा या फिर लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, वह बनाया गया था आपका ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कितना प्रश्न है, देखिए 66वां प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग होगा हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। चावल का, मक्का का, जई का या क्या आपका ऊंचा का, किसका किया जाता है। तो वह किया जाता है आपका ये चावल का। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है आपका 68वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन एक जीवाणु कीटनाशक है। निम्नलिखित में कौन है जो जीवाणु कीटनाशक। बैसिलस थ्रोम्बोसिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस थ्यूरियोजिसिस, बैसिलस ब्रेविसिस। तो ये इसमें से हो जाएगा बैसिलस थ्यूरियोजिसिस, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आपका देखिए अगला प्रश्न जो ये आपका देखिए यही आपका अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से हम होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है। निम्नलिखित में से होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है। रामफिथिकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर होमो निएंडरथैलस। तो क्या हो जाएगा इसमें से आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन है होमो इरेक्टस। तो आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर लेंगे। जो भी नए स्टूडेंट को वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आपका एक और शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट करके बताना है कि आज का एक क्लास कैसा लगा, मैराथन क्लास कैसा लगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।